Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to NGCon Academy ETA Guideline. This lecture is about the process of DNA replication. आज इसको एक डिफरेंट तरीके से करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने इसका प्रोसेस पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है कैसे डीएनए रिप्लिकेशन होती है, लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है। आज हमने इसको पॉइंट्स की शक्ल में क्लियर करना है क्योंकि ईटा के लिए प्रोसेस का पढ़ना ज़रूरी नहीं है। प्रोसेस पढ़ना तब आपको फ़ायदा देगा जब आपको ये पॉइंट्स सारे क्लियर हो। तो जिस तरीके से इसको पढ़ा रहा हूँ कोशिश करें आप इसको सीखें और फिर इसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज करें ताकि आपको पता चल जाए कि कितने हद तक आपने इसको सीख लिया है। नाउ वैसे तो डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है, बट यहाँ समझने के लिए बुक में इसको डिवाइड किया गया है 3 फेजेस में। आपने सबसे पहली चीज़ जो सीखनी है वो ये होगी कि इन 3 फेजेस के हर एक फेज में क्या क्या हो रहा है। नंबर 1, पहला फेज इसका होता है इनिशिएशन, स्टार्ट, ठीक है। सेकंड फेज इसका होता है एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन, ये सेकंड फेज है। थर्ड फेज जो इसका है वो होता है द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन। ये 3 फेजेस, इसमें आपने देखना है कि कौन से फेज में क्या हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या होगी। अब देखिए ज़रा गौर से। नंबर 1, सबसे पहले इनिशिएशन फेज में क्या होता है। इनिशिएशन फेज के बारे में लिखा गया है that this is the phase when formation of replication bubbles and then replication of fork occur। जब replication bubbles और replication fork बन जाता है ये इनिशिएशन में होता है। क्वेश्चन ये है ये रिप्लिकेशन बबल और रिप्लिकेशन फॉर्क ये बनता कहाँ पे है, कौन से रीजन पे ये बनेगा। तो इसके लिए आपने लिखना है कि रिप्लिकेशन फॉर्क और रिप्लिकेशन बबल ये बनते हैं कहाँ, ये बनते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन पे रिप्लिकेशन बबल और रिप्लिकेशन फॉर्क बनता है। अभी स्टेप्स वाइज आपको समझाता हूं कि बबल और फर्क क्या होता है, ठीक है। नंबर 2, सेकंड फेज में हमारे पास क्या होगा, पॉलीमराइजेशन का फेज जो है इसका मतलब क्या है और इसमें होता क्या है। दिस इज द फेज इन विच फॉर्मेशन ऑफ डॉटर स्ट्रैंड्स अकर। फॉर्मेशन ऑफ डॉटर स्ट्रैंड्स along the टेम्पलेट के अगेंस्ट जो डॉटर स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। और टर्मिनेशन फेज में क्या होता है टर्मिनेशन फेज में असल में प्राइमर्स की रिप्लिकेशन और प्राइमर्स की रिप्लेसमेंट होती है। टर्मिनेशन फेज में आप याद रखें दिस इज द replacement of DNA primers। चलें इसको ऐसे लिखते हैं replacement of RNA nucleotides by DNA primers, DNA nucleotide। एंड दूसरी चीज इससे हो जाएगी जॉइनिंग ऑफ ओकाज़की फ्रेगमेंट। एंड थर्ड आप एक चीज याद करें कि इसमें जो लेगिंग स्ट्रैंड है, लेगिंग स्ट्रैंड यानी ओकाज़की फ्रेगमेंट्स की जब जॉइनिंग होगी तो लेगिंग स्ट्रैंड जो आपके पास है ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा
लीडिंग में यानी कंटिन्यूस में। ये 3 फेजेस के 3 कैरेक्टर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब जरा आगे आए, इसमें और आपने अब पॉइंट्स सीखने हैं। पॉइंट्स बहुत जरूरी है। नंबर 1, फर्स्ट इसमें यूज होता है गायरेज एंजाइम। तो गायरेज क्या करता है? गायरेज इज रिस्पॉन्सिबल टू ओपन द ट्विस्ट। गायरेज का काम क्या है? ओपन द ट्विस्ट। पॉइंट टू बी नोटेड, गायरेज ओपनिंग के लिए है, हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेकडाउन के लिए नहीं है। गायरेज जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ब्रेकडाउन के लिए नहीं है। गायरेज सिर्फ जो कॉइलिंग हुई है उस कॉइल को क्या कर देगा? उसको अनकॉइल कर देगा, ठीक है। नंबर 2, सेकंड आपके पास जो एंजाइम यूज होगा वो होगा हेलिकेज। अब हेलिकेज जो है ये क्या करेगा? मैं आसान कर देता हूं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसको कन्वर्ट कर देगा सिंगल स्ट्रैंड। अब अगर एमसीक्यू आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो गायरेज का ऑप्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि गायरेज सिर्फ उसके ट्विस्ट को क्या कर रहा है? ये ओपन कर रहा है। और हेलिकेज जो है ये क्या करता है? बेस पेयर को अलग कर देता है, मतलब कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन करता है। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, एक और एंजाइम होगा प्राइमेज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइमेज एंजाइम? प्राइमेज जो है ये हमारे पास यहां अरेंजमेंट करेगा, अरेंजमेंट ऑफ प्राइमर्स, अरेंजमेंट ऑफ प्राइमर्स करेगा। ये मतलब ये है कि पॉलीमरेज एंजाइम जब भी एक्टिविटी करता है तो इससे पहले प्राइमर्स की अरेंजमेंट जो है वो करेगा प्राइमेज एंजाइम, ठीक है। अब आगे आते जाएं, स्टेप वाइज इन स्टेप्स को आपने क्लियर करना है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और हर एक स्टेप को, हर एक एंजाइम के फंक्शन को आपने याद करना है, ठीक है। एक इसमें यूज होता है SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रीबाइंडिंग। प्रोटेक्शन फ्रॉम रीबाइंडिंग क्या मतलब है? जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन तो फिर भी हो सकती है, हो सकता है वो दोबारा कंबाइन होकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले। तो यहां ये SSB क्या करता है? ये इस न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रैंड पे डिपॉजिट होता है, उस पे फिक्स हो जाता है ताकि ये दोबारा आपस में बॉन्ड ना बनाए। क्लियर? फिर आ जाता है आपके पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, पॉलीमरेज। अब पॉलीमरेज के 3 टाइप्स आपने सीखने हैं, 1, 2 एंड 3। पॉलीमरेज 1 क्या करता है? दिस इज अ टर्मिनेटर, ये टर्मिनेटर है, इसलिए आप इसको हेल्पर ऑफ पॉलीमरेज 3 कह सकते हैं। 2 क्या करता है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयरिंग ऑफ डैमेज डीएनए। लाइफ टाइम में अगर डीएनए के सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम आई है तो पॉलीमरेज 2 उसको रिपेयर करेगा। और 3 जो है ये मेन पॉलीमरेज एक्टिविटी करता है, मेन एंजाइम है, ठीक है। अब आ जाए, इस 3 के आपके पास 2 यूनिट्स होंगे, इस 3 के 2 यूनिट्स आपको मिलेंगे। बिल्कुल गौर से देखें और स्टेप वाइज जिस तरह मैं जा रहा हूं इस तरह आपने इसको सीखना है। एक यूनिट वो एक्ट करता है और बनाता है लीडिंग स्ट्रैंड, और दूसरा यूनिट वो एक्ट करके बनाता है लैगिंग स्ट्रैंड। जो यूनिट 1 आपको नजर आ रहा है लीडिंग, ये कंटिन्यूस बनाएगा। लीडिंग स्ट्रैंड जो है ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड होता है, और लैगिंग जो है
ये डिसकंटिन्यूस होता है। अब जो लीडिंग स्ट्रैंड जो है, लीडिंग स्ट्रैंड जो है ये होगा टूवर्ड द रिप्लिकेशन फॉर्क, और लैगिंग स्ट्रैंड जो है ये बनेगा अवे फ्रॉम रिप्लिकेशन फॉर्क। ये दो बातें आपने याद रखनी है। लीडिंग स्ट्रैंड यूनिट 1 सिंथेसाइज कराएगा टूवर्ड द रिप्लिकेशन फॉर्क, और लैगिंग की सिंथेसिस होगी अवे। अभी आपको मैं रिप्लिकेशन बबल और रिप्लिकेशन फॉर्क और ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ये तीन चीज़ें अभी आपने सीखनी है 2 मिनट में। 2 मिनट वेट करें ताकि मैं स्टेप्स को आगे बढ़ाऊँ। अब देखें, ये जो आपके पास 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये तो यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो गई है, स्टेप वाइज आ रहे हैं। अब इधर देखिए एक और चीज़ को, यहाँ जब भी आप 1 और 2 देखते हैं तो ये एक्टिविटी जो है लेगिंग की, ये डिफरेंट होती है। यूकेरियोट्स में जो न्यूक्लियोटाइड्स लगते हैं फ्रेगमेंट, वो 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियोटाइड्स लगते हैं वो 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये आपने याद करना है, ठीक है। अब जो लास्ट स्टेप है ना, लास्ट स्टेप, इसमें क्या होगा? लास्ट स्टेप में असल में ये होता है कि यहाँ जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, these nucleotides will be replaced by DNA primers। अब क्वेश्चन ये है कि ये काम किसका है? दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस टर्मिनेटर पॉलीमरेज 1 एंजाइम, ठीक है। पॉलीमरेज 1 एंजाइम का ये फंक्शन है। एक और चीज आपने याद करनी है, पॉलीमरेज की एक्टिविटी ये अटैचमेंट कौन से एंड पे कराएगा? So this is responsible to attach on third end। ये थर्ड एंड पे अटैचमेंट कराता है। तो कभी भी अगर MCQs में आपसे डायरेक्शन पूछी जाए तो आपने डायरेक्शन बतानी है रिप्लिकेशन की 5 end to 3 end। So DNA replication, synthesis of data strand will always be from 5 to 3 डायरेक्शन, बिकॉज थर्ड एंड पे न्यूक्लियोटाइड जो है ये लगते हैं। क्लियर हो गई ये बात? पॉलीमरेज का एक सब यूनिट है जो प्रूफ रीडिंग करता है। इस पॉलीमरेज का एक सब यूनिट है, सब यूनिट ये कराता है प्रूफ रीडिंग। अब प्रूफ रीडिंग यहां पे क्या है देखें। सपोज एक सीक्वेंस है AGTTC A, इसके बाद सपोज A ने आना है, इसके बाद सीक्वेंस में A ने आना है, A की जगह गलती से C आ गया, तो इस पॉलीमरेज का एक यूनिट है ये इस पे एक्ट करेगा और इस C को यहाँ से हटा के इधर अपना जो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड है A उसको ले आएगा। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पॉलीमरेज 2 रिपेयरिंग कर रहा है और पॉलीमरेज का ये यूनिट प्रूफ रीडिंग कर रहा है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क सीख लें आप। इधर देखें, ये रिपेयरिंग डीएनए जब लाइफ टाइम में डैमेज होता है ना, तो ये उसकी रिपेयरिंग होती है, उसमें चेंज आ गया होता है तो ये इसको रिपेयर करता है। बट ये जो सब यूनिट है ये एट द टाइम ऑफ रिप्लिकेशन होगा। दिस इज द पॉइंट मस्ट टू बी नोटेड, ज़रूर इसको नोट करना है। ये जो सीक्वेंस बन रहा है, बनने के दौरान अगर रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड आएगा तो इससे ये सब यूनिट इसको ठीक करेगा, और अगर लाइफ टाइम में डीएनए डैमेज हो जाए और बाद में इसको रिपेयर करना है तो वो कौन करेगा? वो डीएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम जो है वो करेगा। एक बात और आपने याद करनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ फास्फोडाइईस्टर ये कौन बनाएगा, तो इसके लिए एंजाइम लाइगेज होगा, फास्फोडाइईस्टर के लिए लाइगेज। और अगर आपसे यूं पूछा जाए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो दोनों स्ट्रैंड पर आपस में मिलेंगे ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी एंजाइम कराएगा? याद रखिए दुनिया जहान में इसके लिए कोई एंजाइम नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी एंजाइम इसमें यूज नहीं होगा। अब ज़रा आप रिप्लिकेशन फॉर्क और रिप्लिकेशन बबल सीख लें, तब ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। एंड देन इन पॉइंट्स को आपने याद करना है। इधर मेरी तरफ देखें, ये डीएनए का एक डबल स्ट्रैंड है,
तो इस डीएनए पे पहले 2 एंजाइम एक्ट करते हैं। वो एंजाइम कौन से होते हैं? गायरेज एंड हेलिकेज। देखें, दिस इज द पॉइंट ऑन विच गायरेज एंड हेलिकेज आर गोइंग टू बी एक्ट। अब गौर से देखें आप, जिस जगह से ये प्रोसेस शुरू हो रहा है, यानी ये एक रीजन है जहां पे गायरेज और हेलिकेज एक्ट करने शुरू कर रहे हैं, यानी रिप्लिकेशन का प्रोसेस जहां से शुरू हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। द पॉइंट, द सीक्वेंस फ्रॉम विच द प्रोसेस गेट स्टार्ट, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। अब इसके बाद जब गायरेज अटैक करेगा तो देखिए ये डबल स्ट्रैंड, तो ऐसे डबल स्ट्रैंड विल रिमेन डबल स्ट्रैंड, बट ये इसमें ये जो ट्विस्ट है ये ओपन हो जाएंगे, ये ट्विस्ट ओपन हो जाएंगे। जब गायरेज एक्ट करता है तो इसमें एक अपीयरेंस, गायरेज के एक्शन से अपीयरेंस होती है गायरेज और हेलिकेज से, इसको बबल लाइक अपीयरेंस होती है, इसको रिप्लिकेशन बबल कहते हैं। बट जब एसएसबी आके इस पे बाइंड करता है तो फिर इस रीजन को आपने क्या ना है, रिप्लिकेशन फॉर्क। देखें, गायरेज और हेलिकेज जब एक्ट करेगा ना तो एक बबल लाइक अपीयरेंस होगी, उसको रिप्लिकेशन बबल कहेंगे। और जब एसएसबी इस पे बाइंड हो जाए तो फिर इस पे आपको जो रीजन नजर आ रहा है उसी रिप्लिकेशन बबल में बन जाएगा आपके पास रिप्लिकेशन फॉर्क। एंड दिस both these two things, replication bubble and replication fork, are actually found in origin of replication. These are the most important point according to ETA point of view, जिनको आपने याद करना है डीएनए रिप्लिकेशन के लिए। जितने भी पॉइंट्स लिखवाए हैं इसको याद करें, बुक से इसका प्रोसेस देख लें, मेथड ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो 100% A to Z ये कवर हो गया है। बट ये और भी ज़्यादा कवर तब होगा, ज़्यादा फायदा तब होगा जब आप इसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द प्रैक्टिस एमसीक्यूज ऑफ दिस टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल डॉगमा।